हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का एक मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे और इस मॉडल सेट में हम लोग ऐसे ऐसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप लोग किसी भी बोर्ड से बिलोंग क्यों ना करते हो, तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना सभी स्टूडेंट के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ए मीटर से, या फिर वोल्ट मीटर से, या फिर डायनेमो से, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सर्किट से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो मापा जाता है ना, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, विद्युत धारा जो है ना ए मीटर से मापा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया पेट्रो, या फिर टर्बो, या फिर नाइट्रो, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हाइड्रो। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा हाइड्रो का जो अर्थ होता है ना जल होता है। और दोस्तों, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है ना H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका जो बढ़ता है, या फिर घटता है, या फिर बढ़ता है या घटता नहीं है, और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ताप बढ़ने पर जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज होता है। यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध आपको पूछा जाएगा कि अगर अर्धचालक रहेगा तो चालक, यहाँ पे अगर आपका सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक पूछा जाएगा ना तो घटता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, लेकिन यहाँ पे चालक है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के ध्रुव होते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, आप लोग को वही मतलब कि ध्रुव होते हैं, क्या होते हैं, महत्तम होते हैं, या फिर निम्नतम होते हैं, या फिर सामान्य होते हैं, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं ना, क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आप सबको बता देते हैं, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आवर्धन, या फिर संवर्धन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है प्रवर्धन, और ऑप्शन डी में आपका दिया कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जो है ना हम लोग आवर्धन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आवर्धन को जो है ना एम से सूचित किया जाता है, और दोस्तों आवर्धन का कोई भी जो है ना एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी कि ये आवर्धन एक यूनिटलेस है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे क्लास 10th के साइंस के लिए ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, फाइनल एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जितने भी वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए ना, सभी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एल्कोहल का अपूर्णांक जो होता है ना कितना होता है, वो आप सबको बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1.33 है, या फिर 1.65 है, या फिर 1.36 है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1.31 है। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं एल्कोहल का जो अपूर्णांक होता है ना 1.36 है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हीरा का जो अपूर्णांक होता है ना 2.42 होता है, इसे आप लोग को याद रखना। हीरा का अपूर्णांक कितना होता है, 2.42 होता है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है
कि नेत्र लेंस में समायोजित करने की क्रिया होती है, यानी कि नेत्र लेंस में जो समायोजित करने की क्रिया जो होता है ना किस में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया आइरिस द्वारा या फिर नेत्र लेंस द्वारा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सिलेरी पेंसियो द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया कोर्निया द्वारा। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं नेत्र लेंस में जो समायोजित करने की जो क्रिया होती है ना सिलेरी पेशियों के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है ना हमारे हमेशा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, यानी कि यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग जो करंट होता है उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है ना कितना हर्ट्ज टच का होता है वो आप सबको बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 100 हर्ट्ज टच या फिर 40 हर्ट्ज टच या फिर 50 हर्ट्ज टच, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 60 हर्ट्ज टच। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है ना 50 हर्ट्ज टच होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो एसी करंट होता है ना ये 1 सेकंड में 50 बार अपना दिशा चेंज करता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों आवृत्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना हर्ट्ज टच होता है, और हर्ट्ज टच को हम लोग जो है ना HZ से सूचित करते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि फ्राडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण है या फिर विद्युत अपघटन के नियम है या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण है और इनके साथ साथ विद्युत अपघटन के नियम भी है, यानी कि ये दोनों है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि एमबीबीआई है। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना समान होता है या फिर असमान होता है या फिर कोई निश्चित नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी भी धारावाही परिनालिका के भीतर जो सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना समान होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया 2 या फिर 1 या फिर 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोई नहीं। तो दोस्तों लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर वास्तव में बात किया जाए ना तो वास्तव में लेंस 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या करा कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल लेंस या फिर समतला उत्तल लेंस या फिर उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी में आपका दिया समतला उत्तल लेंस। तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो उत्तल लेंस होता है ना ये बाहर की ओर 2 उभरे गोलीय पृष्ठ होता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे उत्तल लेंस कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी व्यक्ति मतलब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग होता है, और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उसे उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, यानी कि जब रोगियों का नाक कान गले इस सब का जो उसको मतलब जांच करना होता है तो डॉक्टर जो है ना कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण का या फिर समतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रोगियों के नाक कान आंख गले आंख इत्यादि को जांच करने के लिए जो है ना डॉक्टर जो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वाहनों के साइड मिरर के रूप में जो है ना हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, और दोस्तों हम लोग जो घरों में अपना दर्पण प्रयोग करते हैं ना वो आपका समतल दर्पण होता है, यानी कि प्लेन मिरर होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए में आपका दिया 3 या फिर 4 या फिर 2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिस तरह प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं उसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन की भी 2 नियम होते हैं।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजली के फ्यूज का तार बड़ा होता है, यानी कि बिजली के फ्यूज जो होता है ना ये किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्शन ए में आपका टीन का, या फिर तांबे का, या फिर तांबे और टीन दोनों का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, जो बिजली का फ्यूज होता है ना यह तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पित्तल जो होता है ना ये किसका मिश्र धातु होता है। तो दोस्तों पित्तल जो होता है ना ये आपका कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, यानी कि Cu और Z10 का मिश्र धातु होता है। ये दोनों प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कई वर्षों से लगातार पूछता हुआ आ रहा है, इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के फाइनल एग्जाम्स के लिए हम लोग फाइनल मॉडल सेट को देख रहे हैं, और इस मॉडल सेट में हम लोग ऐसे ऐसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विद्युत रोधी, या फिर विद्युत चालक, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिन भी पदार्थ से विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। ऑप्शन ए में आपका दिया नहीं, या फिर हाँ, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोटीन जो है ना आवेशन में प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आज का अगला प्रश्न क्या करेंगे, 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया कांच की सिल्ली, या फिर अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी में आपको दिया प्रिज्म। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रिज्म एक पारदर्शी शीशा होता है, इसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं कि श्वेत प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं, तो पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है ना उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग किए, प्रिज्म का प्रयोग किए हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ परितालिका के द्वारा, या फिर पक्षमापी पेशियों के द्वारा, या फिर अभिनेत्र लेंस के द्वारा, या फिर कचाप द्रव के द्वारा। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है ना ये अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो दोस्तों जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो स्पेक्ट्रम में जो यानी कि जो पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। और इस स्पेक्ट्रम में मतलब जो कलर होता है ना, जो बैंगनी कलर होता है ये सबसे नीचे होता है, और एक कलर का झुकाव क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों लाल रंग का झुकाव जो होता है ना सबसे कम होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रकाश क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया कणों का प्रवाह, या फिर आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, या फिर तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश जो होता है ना हमारी आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप में ऐसे फैल जाती है। ऑप्शन ए में आपका कॉर्निया, या फिर परितारिका, या फिर आइरिस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं जब मंद प्रकाश होता है यानी कि जब स्लो प्रकाश होता है, बहुत ही कम प्रकाश होता है ना, तो जो परितारिका होता है ना इसकी मतलब परितारिका शिथिलता से पूर्ण क्या होता है मतलब रूप में फैल जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थिर विद्युत में जो आवेश होता है ना, क्या होता है, विराम अवस्था में रहते हैं या फिर गति की अवस्था में रहते हैं या फिर दोनों अवस्था में रहते हैं। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है किसी भी अवस्था में नहीं रहते। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, स्थिर विद्युत आवेश जो होता है ना, ये हमेशा विराम अवस्था में रहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विराम अवस्था में तब रहेंगे जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, स्थिर होगा, तो इसका आवेश क्या होगा, विराम अवस्था में रहेगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि बहुत इंपोर्टेंट है कि दूर दृष्टि वाले आंखों साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन ए में आपका दिया दूर की वस्तुओं को या फिर निकट की वस्तुओं को या फिर बड़ी वस्तुओं को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, दूर दृष्टि वाले आंखें जो है ना साफ साफ, ये थोड़ा क्या उल्टा होता है। तो जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो वह आंख जो होता है ना दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, ना कि निकट की वस्तुओं को। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण जो होता है ना, क्या होता है, प्रावर्तन होता है या फिर विवर्तन होता है या फिर अपवर्तन होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया ध्रुवन होता है। तो दोस्तों तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का जो मुख्य और मेन कारण होता है ना, क्या होता है, अपवर्तन होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि मृत्यु की पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन ए में आपका दिया 2 से 3 घंटे के भीतर या फिर 4 से 6 घंटे के भीतर या फिर 8 से 10 घंटे के भीतर या फिर 10 से 12 घंटे के भीतर। तो दोस्तों मृत्यु के पश्चात जो है ना 4 से 6 घंटे के भीतर जो है ना नेत्र निकाल लेना चाहिए, यानी कि कोई नेत्र दान करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन से एक रहा है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हरा या फिर आसियान या फिर पीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया नीला। तो दोस्तों जब भी नीला और हरा प्रकाश को मिलाएंगे ना, तो श्यान प्रकाश बनेगा। मतलब कौन सा प्रकाश, कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो श्यान प्रकाश बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कलर बोलेंगे, कौन सा रंग बनेगा, श्यान रंग बनेगा। ठीक है, इस श्यान रंग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आशियान कहते हैं। क्या कहते हैं, आशियाम। इसे आप लोग को याद रखना है, हिंदी में इसको हम लोग आशियाम कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ओस्टेड होता है या फिर टेस्ला होता है या फिर ए और बी दोनों होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है ना, ओस्टेड होता है और टेस्ला होता है, यानी कि दोनों होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलाता है। ऑप्शन ए में आपका तो क्षेत्र का मान या फिर मानव दिशा, और ऑप्शन सी में आपका तो क्षेत्र की दिशा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है, क्षेत्र का मान बतलाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया फोकस या फिर द्वारक या फिर ध्रुव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दर्पण की चौड़ाई को जो है ना दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं सिंपली कि दर्पण की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फरवरी के एग्जाम में 100% 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को सिलेक्ट किए ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। ऑप्शन ए में आपका हाइड्रोक्सिल आयन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे OH माइनस कहेंगे, या फिर हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन, या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O माइनस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए भस्म क्या होता है कि जल में घुल करके जो है ना हाइड्रोक्सिल आयन देता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे OH माइनस कहेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सामान्य लवण, या फिर अम्लीय लवण, या फिर भस्मीय लवण, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सामान्य लवण कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य लवण जैसे कि आपका क्या हो गया NaCl हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या हो गया सामान्य लवण हो गया, ठीक है, KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सब जो होता है ना सामान्य लवण होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका तो कॉल्वे ने, या फिर बोहर ने, या फिर बर्जिलियस ने, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का जो संश्लेषण किया था ना किसने किया था वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों किसने किया था फ्रेडरिक ओवेर ने किया था। किसने किया था फ्रेडरिक ओवेर। तो यहाँ पे हमें जो है ना कोई भी ऑप्शन में फ्रेडरिक ओवेर नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ रिएक्शन करके जो है ना क्या देता है, कौन सा प्रोडक्ट बनाता है या फिर क्या देता है। ऑप्शन ए में आपको मिथेन, या फिर इथेन, या फिर इथीन, और ऑप्शन डी में आपका इथाइन। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके जो है ना इथाइन देता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वही आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया संक्षारण, या फिर गैल्वेनीकरण, और ऑप्शन सी में आपका दिया पानी चढ़ाना, या फिर विद्युत अपघटन। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गैल्वेनीकरण, या फिर जस्तीकरण, या फिर यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को जस्तीकरण भी कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए में आपको तो कॉपर, या फिर पारा, या फिर अर्जेंटम, या फिर ओरम। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, ये जो कॉपर होता है ना ये क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील होता है। कॉपर जो होता है ये जल्दी संसारित नहीं होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए में आपका 4, 6, या फिर 8, या फिर 12। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को जो है ना ग्लूकोज का अणुसूत्र जानना बहुत ही जरूरी है। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु है 6 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना परमाणु है 6। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है डोवे राइनर का, या फिर मोस्ले का, या फिर मेंडलीव का, और ऑप्शन डी में आपका दिया न्यूलैंड्स का। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में जो है ना योगदान जो रहा है किसका रहा है, तो दोस्तों मोस्ले का रहा है। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेंडलीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेंडलीव का रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समस्त आणविकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं समान होते हैं, या फिर भिन्न भिन्न होते हैं, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, समस्त आणविकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का जो रंग होता है, जो कलर होता है ना, कैसा होता है, वही आप सबको बताना है। ऑप्शन ए में आपको श्वेत या फिर भूरा या फिर नीला या फिर पीला। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को जब मिलाते हैं तो अवक्षेप बनता है और इस अवक्षेप का जो रंग होता है ना, श्वेत होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस का एक मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं और इस मॉडल पेपर में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उससे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा SW क्वेश्चन यह है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। ऑप्शन ए में आपका जो तांबा के यौगिक या फिर लोहा के यौगिक या फिर लवण के यौगिक या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जो है ना इसी वीडियो में फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए और साथ में भी बताना है कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।